चलो तो फिर आज अपन स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बच्चों लोग इसके पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे हैं तो कंटिन्यूस सीरीज में देखिए ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से आप चीज़ों को समझ सके। तो इस टॉपिक में अपन लोग बेसिकली दो पर्टिकुलर चीज़ों को पकड़ेंगे। फर्स्ट है जर्मनी का यूनिफिकेशन और सेकंड है इटली का यूनिफिकेशन। कई लोगों के मन में बहुत सारे डाउट चलते हैं कि सर दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। बस इस पूरी क्लास को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से अपन को सुनना है और समझने की कोशिश करनी है कि इस पूरी क्लास में अपन क्या समझने वाले हैं। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपन जर्मन यूनिफिकेशन से। बच्चा लोगों, यूरोपियन देश एक जर्मनी, देखो पहले तो वो प्रूशिया के रूप में बहुत छोटा सा हिस्सा हुआ करता था और धीरे धीरे करके फिर वो जर्मनी का फॉर्म में आना चालू हुआ जो आज आप देख सकते हो। इसका इनिशिएटिव लिया था लिबरल्स ने और एक प्रकार से मोनार्की ने भी इसका सपोर्ट किया, एक प्रकार से मिलिट्री ने भी, जंकर्स ने भी, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे ना उन सब ने इनका सपोर्ट किया ताकि जर्मनी को आप यूनिफाई कर लो बच्चे लोगों। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना इंटरेस्ट है। आपके पास पॉलिटिकल राइट्स आ जाएंगे, आपके पास इकोनॉमिक मीन्स आ जाएंगे, रिसोर्सेज भरपूर आ जाएंगे। और इसी कारण से जो प्रूशिया का किंग था विलियम फर्स्ट, उसने कहीं ना कहीं जर्मनी के यूनिफिकेशन की बात रखी। किसने रखी बच्चे लोगों? याद रखना, प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट ने, कि भैया हमें जर्मनी को क्या करना है, यूनिफाई करना है। और उसके लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, ऑटो वन बिस्मार्क। अब देखो कई बार आप लोग बुक में पढ़ते हो कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया। अरे बच्चा लोगों ऐसे मत बोलो बिस्मार्क ऑफ इंडिया, रसगुल्ले वो यूपी का आधा भी नहीं होगा, जर्मनी यूपी का आधा भी नहीं होगा। तो क्या पॉपुलेशन किसी भी मैटर में तो उसको बोलो क्या, पटेल ऑफ जर्मनी कौन होगा भैया? ऑटो वन बिस्मार्क। हाँ हाँ किताबों में लिखा है, चलने दो, लेकिन अपन क्या बोलेंगे? पटेल ऑफ जर्मनी किसे कहा गया? ऑटो वन बिस्मार्क, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इस बिस्मार्क ने ना 7 साल तक वॉर लड़े। किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। फिर से बोलो बच्चे लोगों, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। सुनाई नहीं दे रहा है? जोर से बोलना है। क्या? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट 7 साल वॉर लड़ा। किसने? ओटो वॉन बिस्मार्क ने। और 18 जनवरी 1871, ठीक है, ये डेट बिल्कुल रट लेना है अपन को। 1871 भी याद कर लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 18 जनवरी 1871 को फाइनली जो काइजर विलियम फर्स्ट जर्मनी का एक नया एम्परर बना। काइजर का मतलब ही होता है एम्परर। ठीक है, काइजर विलियम फर्स्ट को गद्दी मिल गई। कब? 18 जनवरी 1871 को। और कहां पर इसकी ताजपोशी हुई? तो हॉल ऑफ द मिरर, जो कि वर्साई में। अब देखो बच्चा लोगों, जब भी कोई गवर्नमेंट बनेगी ना वो अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करेगी। तो इसने भी ऐसे ही किया। इसने जोर दिया किस किस चीजों पे? पहले तो मॉडर्नाइजिंग करेंसी। अब देखो अगर आप मॉडर्नाइज करोगे, देखो ना, इसको समझो और इसको समझो और इनको भी समझना है। तीनों लोग पावर में हैं अभी। जंकर्स पावर में है तो किसकी? इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करेंगे, मॉडर्नाइजिंग करेंसी, बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाओ। मोनार्की पावर में है तो लीगल सिस्टम की बात करेगी और जुडिशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगी। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से ना बच्चे लोगों जर्मनी यूनिफाई हो गया था। कब हुआ था? 18 जनवरी 1871। तो रसगुल्लो, एक रसगुल्ला अपना तैयार हो गया है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप बहुत आसान से डील कर लोगे और ये उसका एक स्ट्रक्चर आपके सामने तैयार है। फिर से देखते हैं, लिबरल ने इनिशिएटिव लिया। कौन आया? विलियम फर्स्ट प्रूशियन किंग। इसने इनिशिएट लिया कि हाँ हमें करना है। 7 साल तक वॉर लड़ा। किसने? ओटो वन बिस्मार्क ने, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के अगेंस्ट। 18 जनवरी 1871 को बच्चा लोग हॉल ऑफ द मिरर वर्साई में क्या हुआ? ताजपोशी हुई। किसकी हुई? काइजर विलियम फर्स्ट की ताजपोशी हो गई। कहां पर? जर्मनी में, वर्साई में। ठीक है, किस चीज पे ज्यादा जोर दिया गया? तो मॉडर्नाइजिंग करेंसी पे ज्यादा जोर दिया गया, लीगल सिस्टम पे, जुडिशियल सिस्टम पे ज्यादा जोर दिया गया और बैंकिंग सिस्टम पे बहुत इंप्रूव करने का जोर दिया गया। तो बच्चा लोग ये था अपना जर्मनी यूनिफिकेशन। अब बात करते हैं अपन इटली यूनिफिकेशन। देखो रेवोल्यूशनरी की जब आप कहानी पढ़ते हो तो रेवोल्यूशनरी की कहानी में मैजिनी का नाम सबसे पहले आता है। मैजिनी का सपना ही था कि हमें इटली को एक करना है, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। ऑल्दो इसके लिए जब ये पूरा नहीं हो पाया तो ऑल्दो मिड 19th सेंचुरी में जब इटली की पॉलिटिकल बाउंड्रीज को देखा तो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, जिसमें से एक था ना सर्डेनिया पेडमोंट। उसमें कौन था बच्चा लोगों? विक्टर इम्यूनल सेकंड। ये गोरा वाला रसगुल्ला, क्या नाम है इसका? विक्टर इम्यूनल सेकंड। ठीक है, और इसी ने ना इनिशिएट लिया कि भैया हमें इटली को यूनिफाई करना है, एक करना है। एंड ही हैव अपॉइंटेड 2 पर्टिकुलर पर्सन, काउंट कैमिलियो डी कैवोर। इसका नाम पूरा ये है, जगह कम पड़ गई, राइटिंग तो वैसे ही बेकार है। काउंट कैमिलियो डी कैवोर को अपॉइंट किया और साथ ही साथ ग्यूसेपे गैरिबल्डी को भी किसने अपॉइंट किया भैया जी? विक्टर इम्यूनल सेकंड। अब देखो दोनों बिल्कुल शानदार आदमी। कैवोर
और गैरीबल्डी। देखो दिमाग कहाँ है, ऊपर है, गैरीबल्डी हाथ को याद रखना। दिमाग हमेशा क्या काम करेगा, टैक्टफुल डिप्लोमेसी से नॉर्थ पार्ट को इकट्ठा करेगा, और कैवोर ने साउथ पार्ट को इकट्ठा किया आर्मी बना के या मिलिट्री ट्रूप्स बना के। कैवोर की बात करें तो ये रेवोल्यूशनरी भी नहीं था, बच्चा लोगों को डेमोक्रेटिक भी नहीं था, ये बस एक फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोल सकता था, डिफरेंट कमांड हासिल थी, डिप्लोमेसी टैक्टफुलनेस के थ्रू इसने क्या किया, फ्रांस के साथ जाके जुड़ गया 1859 में, और ऑस्ट्रियन पावर को इसने हरा दिया। मतलब दिमाग देख रहे हो, खाली डिप्लोमेसी के थ्रू इसने ये काम कर दिया। मतलब ये समझ लो आज के जयशंकर, एस जयशंकर, मतलब एक शानदार व्यक्ति। दूसरे व्यक्ति का नाम बात करें तो गैरीबल्डी भाई साहब। गैरीबल्डी भाई साहब बहुत पावरफुल आदमी था, ठीक है। इसने यूनिफाई किया साउथ पार्ट ऑफ इटली। कौन सा पार्ट, साउथ पार्ट ऑफ इटली। 1833 में एक प्रकार से इसने ज्वाइन किया था यंग इटली मूवमेंट। इसकी ट्रूप को रेड शाइड बोलते। देखो बच्चा लोगों, गैरीबल्डी ना बचपन से ही लड़ाकू था, तो बचपन से ही वो लड़ने चला जाता था, अब ब्लड लग जाता था तो मम्मी पकड़ के उसको बहुत मारती थी। तो भैया ने सोचा कि क्यों ना अपन लाल कपड़े पहन के लड़ने जाएं, तो इसने एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना दी रेड शाइड, डेड पूल वाली। सब लोग लाल कपड़े पहन के घूम रहे हैं कि कपड़े धोने की झंझट ही खत्म, मम्मी से पिटने से बच गया गैरीबल्डी, और रेड शाइड बनाई। और फाइनली 1861 में जाके इटली को बच्चा लोग इसने यूनिफाई कर लिया। लोग इटली यूनिफिकेशन भी तैयार, इतना सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ड्रीम किसने देखा, मैजिनी। इनिशिएट किसने लिया, विक्टर इम्यूनल सेकंड। मिड 19th सेंचुरी में कितने में डिवाइडेड था, 7। सर्डेनिया पेडमोंट पे किसका रूल था, एक प्रिंसली स्टेट का रूल था, या किंग कौन था, विक्टर इम्यूनल सेकंड, ठीक है। किसको अपॉइंट किया, कैवोर और गैरीबल्डी को अपॉइंट किया। कैवोर भैया दिमाग से काम करने वाला, गैरीबल्डी लड़ने वाला। कैवोर ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रियन पावर को टैक्टफुलनेस के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू पीछे ढकेल दिया। वेयर इज गैरीबल्डी ने साउथ पार्ट को इकट्ठा किया। अच्छा बच्चों लोगों, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, कई बार ना गलतफहमी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। क्या हुआ था, गैरीबल्डी के साथ ना बहुत सारे इलिटरेट लोग थे। अब इससे क्या हुआ कि इन लोगों के बीच ना ला तालिया का कंसेप्ट फेमस हुआ। ला तालिया मतलब इटली को यूनिफाई करना है, लेकिन इलिटरेट लोगों ने इसको अलग तरीके समझ लिया। इलिटरेट लोग समझ लेगा अच्छा विक्टर की वाइफ का नाम है ला तालिया, वो गायब हो गई, उसको किसी ने किडनैप कर लिया और उसके लिए ही हम लड़ रहे हैं, और ऐसी कुछ गलतफहमी के चलते इटली को यूनिफाई कर दिया गया बेटा लोग। कब, इन ईयर 1861। और जर्मनी कब हुआ बेटा लोग, 1871। तो क्लियर हुई ना ये बात। चलो इससे रिलेटेड हम आपको क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, होपफुली आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से देना है। वन मोर थिंग, आपके नोट्स भी पूरे चैप्टर से रिलेटेड अब हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, तो ड्राइव में जाके आप, वो गूगल ड्राइव रहेगी, उसका लिंक आपको दे देंगे, वहां से जाके आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि बच्चे लोग बहुत अच्छे स्कोर करना है अपन को। अपना टारगेट सिर्फ एक ही है, 80 में से 75 प्लस स्कोर करना है एनी हाउ, और हमारे साथ बने रहोगे तो पक्का करने वाले हो। तो चलो फिर मिलते हैं, सत श्री अकाल, राम राम।